नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रही हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात होगी मिडिल ईस्ट जंग की। जी हाँ, ये जंग खतरनाक मोड़ पर नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर घातक हथियारों से अटैक कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई दावे किए, जिससे एक नई बहस देखने को मिल रही है। वहीं बात करेंगे पीओके की। जी हाँ, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। और बात होगी नेपाल की भी, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है। दो समुदायों के बीच तनाव, जिसके बाद कई जिलों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और अब बात मिडिल ईस्ट जंग की। ये जंग कब खत्म होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और दुनिया की नजर है रूस और चीन के रुख पर। जी हाँ, दोनों देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच ये जो जंग चल रही है उसको खत्म करने की अपील की है। कूटनीतिक तौर पर इसका समाधान निकाला जाए, इस बात पर जोर दिया है। रूस और चीन का रुख क्या रहेगा आखिर, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि रूस और चीन ये भी कह रहे हैं कि दोनों देशों को जंग अब खत्म करनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। 29 जुलाई 2026 दमियता पोर्ट मिस्र की दमियत बंदरगाह पर खड़े एलएनजी जहाजों पर ड्रोन फटाए। ड्रोन धमाके के बाद गैस में लगी आग ने पूरे बंदरगाह को ज्वालामुखी बना दिया। तभी बंदरगाह पर खड़े एनर्कोस विंटर एलएनजी स्टोरेज जहाज में पहले आग लगी, फिर जहाज पर लगी आग गैस लॉक स्लीन तक पहुंच गई। धू धू कर चलते बंदरगाह के धुएं ने दमियता शहर के आसमान को ढक लिया था। इतने भयानक हमले के बाद भी मिस्र ये पता नहीं लगा पाया कि ड्रोन आए कहां से, ये हमला किया किसने, जबकि ईरान अमेरिका युद्ध में ये 14वां देश है जहां बारूदी धमाके हुए हैं। इससे भी अहम बात यह है कि मिस्र पर यह हमला तब हुआ जब वो सऊदी अरब के साथ मिलकर के स्वेज नहर और सुमेद पाइपलाइन की रणनीतिक अहमियत बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था। क्या इसी वजह से ईरान ने मिस्र को ड्रोन बम के फोड़ डाला? मीडिया रिपोर्ट्स में हमले का शक ईरान पर, ईरान समर्थित हूती लड़ाकों पर है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दमियता बोट हमले का इशारा इजराइल की तरफ किया। ईरान ने शक जाहिर किया कि यह इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जिससे मिस्र और ईरान दुश्मन बन जाए। मगर मिस्र पर हमले की वजह इतनी भर नहीं है। ईरान का प्लान ऐसा है जिससे अमेरिका और उसके दुश्मनों के होश उड़ जाएं। ईरान कितने पुख्ता तरीके से युद्ध में आगे बढ़ता जा रहा है, यह उसके लेटेस्ट हमलों के स्टाइल से पता लग रहा है। नक्शे पर देखते जाइए ईरान कितने देशों को दहलाता जा रहा है। इराक में अमेरिकी अड्डों को ईरान ड्रोन धमाकों में धुआं धुआं किए हुए हैं। जॉर्डन में ट्रंप के जितने सैन्य अड्डे हैं, वहां ईरानी मिसाइलें फट रही हैं। सऊदी अरब में ईरान के लड़ाका ग्रुप हुती ने तो हाहाकार मचा कर रखा है। कतर को, बहरीन को, संयुक्त अरब अमीरात को और कुवैत को ईरान रह रहकर बम विस्फोट से डोज दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी की सैन्य ठिकानों की तबाही के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। कंपनी की बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत की खबर सामने आई है। ईरान के इन हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने अपने सैनिकों के लिए ऑपरेशन सिक्योरिटी को और ज्यादा सख्त कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि जॉर्डन और खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों के मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं। रिवोल्यूशनरी फोर्स के हमलों के बाद ट्रंप ये कहने को मजबूर हो गए हैं, ईरान खाड़ी देशों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने दावा किया कि जॉर्डन में ट्रंप के 3 सबसे हाईटेक F-35 स्टेल्थ जेट के चीथड़े उड़ा दिए गए। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया है, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान इलाके में मौजूद अल अजरक एयरबेस जिले की मुफाक साल्ती एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर ईरान ने हमले का दावा किया है। IRGC के मुताबिक उनकी एरोस्पेस फोर्स ने अल अजरक एयरबेस की डिप्लॉयमेंट रैंप और मेंटेनेंस हैंगर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 स्टील्थ जेट पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान के हमले में ट्रंप के सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी सेंट कॉम ने ईरानी दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के किसी भी F-35 लड़ाकू जेट को नुकसान नहीं पहुंचा। सीधी सी बात है कि ट्रंप ईरान को जितना हल्के में ले रहे हैं, उसे मुज्तबा खामेनी गलत साबित करते चले जा रहे हैं। ईरान ने अब ट्रंप और उनकी टीम की सबसे कमजोर नस दबाने की तैयारी कर ली है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फुल कंट्रोल बना कर रखा है, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई का
20% से ज्यादा हिस्सा प्रभावित हुए। ईरान समर्थित लड़ाकों ने दूसरे तेल रूट बाब अल मंदी पर नकेल कस के रखी है, जिससे दुनिया भर के 8% तेल सप्लाई कारोबार पर असर पड़ रहा है। अब ईरान तेल के तीसरे रूट स्वेज नहर पर शिकंजा कसने लगा है, जिससे 8% तेल कारोबार पर असर पड़ेगा। ईरान ने जब सिर्फ हॉर्मोज की नाकेबंदी कर दी थी, तब दुनिया में हाहाकार मच गया था। अब अगर ये तीनों अहम तेल गलियारे बंद हुए तो यकीन मानिए अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा, क्योंकि स्वेज रूट बंद होने से यूरोपीय देशों की पावर सप्लाई ही कट जाएगी। ईरान की स्वेज हमले से बचने के लिए ट्रंप ने खाड़ी देशों को अलर्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट तेज हो चुकी है। ये जंग कब खत्म होगी, दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया, उसके बाद खलबली मच गई। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करने वाला था, लेकिन खाड़ी देशों ने उनसे अपील की और इस अटैक को रोक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाती तो वो यानी कि ईरान मुंह तोड़ जवाब देता। अब सवाल यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावे किए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, खाड़ी देशों की क्या भूमिका है और ईरान अब क्या करेगा। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान पर वर्ल्ड हमला, ट्रंप का प्लान लीक। पश्चिम एशिया के आसमान पर मंडराते तबाही के बादलों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। क्या अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटाने का ऐसा प्लान तैयार किया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला होगा? क्या इस महाविनाशकारी हमले से अरब के 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली देश कांप उठे? और सबसे बड़ा सवाल, चीन ने गुपचुप तरीके से तेहरान में अपने 16 सबसे भारी सैन्य विमान उतारकर अमेरिका का गेम ही बिगाड़ दिया है। वर्ल्ड वॉर अटैक का सीक्रेट प्लान लीक। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर वापस लौटी है। एक ऐसा हमला जो अगर होता तो इतिहास बदल जाता। एक ऐसे प्लान जिसने मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए प्लान तैयार कर लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा सामने आया है। ट्रंप का दावा है द्वितीय विश्व युद्ध से बड़ा हमला ईरान पर करने वाले थे। खाड़ी देशों के मना करने पर हमला टाल दिया। पर क्यों अमेरिका पीछे हटा या खाड़ी देशों के एक फोन कॉल ने तबाही के बटन को दबाने से रोका? ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका की ओर से बहुत बड़ा हमला होने वाला था। उनके मुताबिक ये हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक सैन्य अटैक होता। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान हमले की गंभीरता को देख रहा था, उसे अंदाजा था कि क्या होने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने ट्रंप को जवाब दिया है। गिड़गिड़ाने लगा ईरान, ट्रंप का दावा झूठा। अमेरिका का प्लान ईरान के पूरे परमाणु ठिकानों, मिसाइल और सैन्य ऊर्जा को एक ही झटके में पूरी तरह से तबाह कर देने का था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, बस एक बटन दबाने की देरी थी। लेकिन आखिरी सेकंड में महाविनाश का बटन दबाने से रोक दिया गया। ट्रंप का ये दावा है कि ईरान हमला न करने की गुहार लगा रहा है। गिड़गिड़ाने लगा ईरान, ट्रंप का दावा झूठा। ट्रंप ने कहा, ईरान ने भी हमसे जोर देकर कहा है कि वे डील करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उन पर हमला हो। उन्हें हमले की गंभीरता का अंदाजा था क्योंकि वो हमला होते हुए देख रहे थे। मैं ईरान के परमाणु हथियार खत्म करना चाहता हूँ। हम अभी रुके हुए हैं, हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। तेहरान ने ट्रंप के दावों को गलत ठहराया है। तेहरान ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होने वाला है। अहम बात यह भी है कि ईरान का दावा है कि होर्मुज भी नहीं खुलेगा। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर अमेरिका कोई दुस्साहस करता है तो उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। युद्ध के खौफ में अरब के 3 देश। पश्चिम एशिया में अरब के 3 देश अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल इतने मंडरा रहे थे कि किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर अचानक अमेरिका के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कबूल किया है
कि खाड़ी के देशों ने सीधे वॉशिंगटन फोन घुमाया। ट्रंप ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि क्या हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो उनका साफ जवाब था नहीं, हम युद्ध नहीं बल्कि शांति की डील चाहते हैं। सवाल है कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर देश क्यों युद्ध से घबरा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि महाशक्ति पीछे हट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात पीओके की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। चुनाव बहिष्कार के बीच विरोध प्रदर्शन हुए, सैन्य बल का प्रयोग किया गया जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खबर यह भी आ रही है कि मुजफ्फराबाद में 2 सीटों पर जो मतदान किए जाने थे उसको स्थगित कर दिया गया है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात का विरोध किया है, चिंता जताई है कि जिस तरीके से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर अटैक किया है, उन पर सैन्य बल का प्रयोग किया है, वो वाकई चिंताजनक है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देर रात करीब 1:30 बजे की हैं। गोलियों की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना पीओके के लोगों पर किस तरह जुर्म ढा रही है। चुनाव के बहिष्कार के बाद प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। जिस पीओके में आवाम ने विद्रोह कर दिया, वहां पाकिस्तान की सरकार चुनाव का नाटक कर रही है। फायरिंग की आवाज सुनिए, उठता हुआ धुआं और सड़कों पर बिछे पत्थर। जी हाँ, पीओके में लोकतंत्र का तमाशा हो रहा है। पुलिस ने बैलेट को लूटने की कोशिश हो रही है। दुनिया को दिखाने के लिए और पीओके पर कब्जा के लिए ये बड़ा फरेब हो रहा है, लेकिन जनता ने साफ कर दिया है कि उनके हक पर डाका नहीं डाला जा सकता है। शांति दूत का जो नकाब मुनीर ने पहना है उसे अब आम लोग ही नाकाम कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के जज्बे के आगे मुनीर आर्मी की गोलियां भी तोड़ नहीं पा रही हैं। मुनीर के फरेब पर पीओके की चोट। मुजफ्फराबाद की 2 सीटों पर चुनाव स्थगित। पोलिंग पार्टियां बूथ तक नहीं पहुंच पाईं। विरोध की वजह से रास्ते में रुकावट। दरअसल ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी ने पहले ही चुनाव का बहिष्कार किया था। 2 सीटों पर चुनाव स्थगित होने के बाद लोग खुशियां मनाने के लिए सड़क पर उतर आए। ये जश्न मुनीर के लोकतंत्र के ड्रामे वाले नाकामी का सबूत है। पीओके में चुनाव कराने के लिए मुनीर की सेना ने अपनी पूरी सेना झोंक दी है, लेकिन मुनीर की सेना का जवाब मुजफ्फराबाद के लोगों ने अपने तरीके से दिया। दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर प्रदर्शन हुए। बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने आवाम पर गोलियां चलाईं, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन पीओके के लोग पीछे नहीं हटे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने कहा कि रावला कोर्ट से सामने आ रही रिपोर्ट्स जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही गैर कानूनी हिंसा का नतीजा है। एमनेस्टी ने मुनीर आर्मी द्वारा पीओके में की जा रही हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की है। 27 जुलाई को रावला कोर्ट और कोटली में हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। कोटली में विपक्षी राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़प में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत हुई थी। वहीं जीएएसी का दावा है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई, कई दर्जन लोग घायल हुए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में हताहतों की पुष्टि तो की गई है, लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं बताई गई है। पुलिस का कहना है कि उसके 2 जवान भी घायल हुए हैं। पीओके में मुनीर की सेना द्वारा आम लोगों पर अत्याचार के खिलाफ जम्मू में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर वहां की स्थिति पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पीओके में रहने वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि वे करीब 80 साल पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर छोड़कर भारत आए थे। उनका कहना है कि उस समय भी हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार हुए थे, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनका दावा है कि आज पीओके में जो हालात दिखाई दे रहे हैं वे उन्हें उसी दौर की याद दिलाते हैं।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग की है। उनका कहना है कि पीओके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वहां के लोगों की परेशानियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाना चाहिए ताकि उनकी आवाज दुनिया तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना यह है कि अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किए गए उन पर बल प्रयोग किया गया, उन पर अटैक किया गया, गोलियां चलाई गई, जिसके बाद कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। तनाव चरम पर नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर वहां पर हालात कब काबू होंगे। पीओके में पाकिस्तानी फौज का खूनी खेल। प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी। रावलाकोट बना कब्रिस्तान, चारों तरफ बिछी लाशें। पाकिस्तान के अधिकृत रावलाकोट से आई ये तस्वीरें आतंकिस्तान फौज की बर्बरता की तस्वीरें बयां कर रही हैं। हजारों प्रदर्शनकारी की आवाज को पल भर में गोलियों की आवाज से खामोश कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना का यह खूनी खेल तब शुरू हुआ जब 52 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हजारों प्रदर्शनकारी रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे थे। इसी समय बातचीत नाकाम हुई और पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे कश्मीरियों को गोलियों से भून दिया। पीओके में पाकिस्तान हुकूमत और उसकी जल्लाद सेना ने वो बर्बरता मचाई है जिसे देखकर पूरी मानवता कांप उठी है। हक की मांग कर रहे बेकसूर कश्मीरियों पर पाकिस्तानी फौज ने AK-47 की गोलियों से बौछार कर दी। पीओके में हालात ऐसे बन गए, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर बिछा दिया। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीरियों के हक की बात करता है तो दूसरी तरफ उसी के कब्जे वाले कश्मीर में आवाज उठाने वालों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। रावलाकोट की सड़कों पर बिखरा खून, एम्बुलेंस पर ले जा रही लाशें और इंसाफ की गुहार लगाते लोग पाकिस्तान के उस चेहरे को दुनिया के सामने ला रहे हैं जिसे वो बरसों से छिपाने की कोशिश करता आ रहा है। पीओके के लोगों की मांग है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाए, मुकदमे वापस लिए जाएं और कश्मीरियों की भावनाओं से खिलवाड़ बंद हो। उधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान पर मानवाधिकार का खुले उल्लंघन आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मुस्लिम देशों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। पीओके में ये विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी धांधली को छिपाने कश्मीरी आवाम का कत्लेआम कर रही है। भीमर के पोलिंग स्टेशन पर सरेआम डकैती डाली गई। मतपेटियों को आग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए क्रूर दमन चक्र जारी रखा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सीधे गोलियां चला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिनों में पीओके के अंदर इसके बावजूद पीओके में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और रात में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। पीओके में बीते जून महीने में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ था, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान ने बेरहमी से कार्रवाई की है। इलाके में इंटरनेट बंद करने के चलते कोई भी साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोशिश की फायरिंग से जो है ना, ये देखें किस तरह नौजवानों को किस तरह इस इलाके को बाकी दुनिया से पूरी तरह काट दिया है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जा रही है।
इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार पर लगी रोक हटाने की मांग की है। पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर की पुलिस के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग पाकिस्तानी सेना को इलाके से हटाने, चुनाव सुधार समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। सोमवार को इलाके में विधानसभा के चुनाव का पहला चरण हुआ, जिसका स्थानीय समूहों ने बहिष्कार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पास एक ही हथियार है वो। और वहीं पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना यह है कि अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किए गए उन पर बल प्रयोग किया गया, उन पर अटैक किया गया, गोलियां चलाई गई, जिसके बाद कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। तनाव चरम पर नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर वहां पर हालात कब काबू होंगे। सांप्रदायिक हिंसा, भारी बवाल, आगजनी, पथराव, कई जिलों में लगा कर्फ्यू। दमकल आए ना यार, पूरा घर जरी सकियो पूरा। उग्र भीड़, सड़कों पर भारी बवाल, हिंसा, आगजनी और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जबरदस्त तनाव। ये तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जो साफ बता रही हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार से सटे नेपाल के तराई इलाके में ऐसी स्थिति बनी है। कहीं आगजनी बनी हुई है, तो कहीं तोड़फोड़, तो कहीं सड़कों पर उबाल नजर आ रहा है। नेपाल में भड़की हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन हिंसा को काबू करने की कोशिश कर रही है। प्रभावित जिलों में सेना की तैनाती की गई, लेकिन अब तक स्थिति काबू में नहीं आ पाई है। भारत से सटे नेपाल में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। दमकल आए ना यार, पूरा घर जरी सकियो, पूरा दुकान जरी सकियो। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, लेकिन न उपद्रव थम रहा है और न ही हिंसा शांत हो रही है। इस बीच खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने वीडियो से लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि लोग अफवाहों से बचें। दरअसल नेपाल में भड़की हिंसा की शुरुआत 26 जुलाई को तब हुई जब सुनसरी जिले में 2 धार्मिक समुदाय आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प में एक की मौत हो गई। और देखते ही देखते नेपाल के कई जिलों में फैल गई। परिस्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। हिंसा फैलने के बाद नेपाल प्रशासन ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। दमकल आए ना यार, पूरा घर जरी सकियो, पूरा दुकान जरी सकियो। हालात को सामान्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उपद्रव थम नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।